हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन हैंडलिंग। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन हैंडलिंग क्या होता है। और फ्रेंड, फ्लैश के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन हैंडलिंग कैसे करते हैं, और अगर आपके दूसरे एप्लीकेशन है, छोटे एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन हैंडलिंग करोगे, तो वो सब मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो पिछले एपिसोड अगर आपने देखे होंगे तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट सेटअप किया था, और उसके अंदर ब्लॉग एपीआई हम लोगों ने बनाया था, फ्रंट एंड के अंदर कॉल किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन हैंडलिंग। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तब हम लोग को कुछ सेटिंग्स हम लोग को प्रोजेक्ट के अंदर पास करनी होती। जैसे आप देख सकते हो, अभी ये जो हमारा प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर हम लोगों ने ओरिजिन कुछ इस तरीके से पास किया है। ठीक है, लेकिन आप यही प्रोजेक्ट जब लाइव सर्वर के अंदर डिप्लॉय करोगे, ठीक है, तब आप कोई ना कोई डोमेन लोगे तो यहाँ पे आपका डोमेन का नाम आएगा। तो उस केस में आप कोड के अंदर तो चेंज करने नहीं जाओगे। ठीक है, तो हर बार ऐसे जो छोटे छोटे सेटिंग होती है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन हैंडलिंग। मतलब हम लोग जब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तब हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किसी फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, और फिर एप्लीकेशन के अंदर हम लोग उसको इंपोर्ट करके डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन के अंदर कभी भी हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से स्टैटिक कोडिंग नहीं करते, क्योंकि ये जो सेटिंग है, ठीक है, जैसे मैं आपको ये ओरिजिन वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये सेटिंग प्रोडक्शन के अंदर अलग हो जाएगा। तो अभी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोकल मशीन के अंदर है, तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एड्रेस रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पुरानी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट करते हैं और उसको हम लोग OS लाइब्रेरी का यूज़ करके इंपोर्ट करते हैं, तो वो टेक्निक मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग को पाइथन के अंदर ही मिलते हैं हम लोग को लाइब्रेरी OS करके। और इस OS जो लाइब्रेरी है, इसके अंदर से हम लोग को मिलता है एक फंक्शन। तो पहले तो हम लोग प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो os.getEnv करके हम लोग को फंक्शन मिलता है, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी की हम लोगों ने पास किया होगा, तो वो की आपको यहाँ पे पास करना है। जैसे मैं की का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ app_origin। ठीक है, तो अभी ये जो सेटिंग है ये हम लोग कहाँ से पास करेंगे, तो जब हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तब हम लोग टर्मिनल में पास कर सकते हैं, या फिर उसको एक फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो टेक्निक है। तो सबसे पहले तो जो टर्मिनल के अंदर हम लोग कैसे करेंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टर्मिनल ओपन कर लो, मेन फोल्डर के अंदर चले जाओ, और इसके अंदर हम लोग अभी जो हमारा एप्लीकेशन है वो रन करते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा मैसेज डाल देता हूँ तो हम लोग को प्रॉपर दिखेगा ओरिजिन्स, और मैं इसको करता हूँ सेव, और हम लोग यहाँ पे उसको रन करते हैं। तो एप्लीकेशन जब रन होगा तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को पास करना है %s। तो अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो जो हमारा करंट टर्मिनल है इसके अंदर अगर कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा, या फिर हम लोगों ने कोई फाइल में से पास किया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली चेक करता है। तो कौन चेक करता है, तो ये जो os.getEnv फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि उसको ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो मिल रहा है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ऐप ओरिजिन और कॉलन करके नन। मतलब अभी फ़िलहाल ये जो वेरिएबल है इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको फ़िलहाल मैं कर देता हूँ स्टॉप। और जो अभी तो फ़िलहाल हम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उबंटू, अगर कोई लिनक्स OS यूज़ करोगे तो उसके अंदर हम लोग सिंपल एक्सपोर्ट करके फिर आपकी जो भी की होगी फिर इक्वल टू करके हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू पास कर सकते हैं। इसके अंदर आएगा लोकल होस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं। और लेकिन अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं विंडोज़। तो विंडोज़ के अंदर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था। तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे देखो $env करके लिखना है, उसके बाद जो आपने यहाँ पे की यूज़ किया होगा वही की यहाँ पे आपको लिखना है, उसके बाद स्पेस इक्वल टू करके डबल कोट के अंदर कुछ इस तरीके से आप वैल्यू पास कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इंटर करता हूँ, तो ये जो वेरिएबल है ये अभी हमारा सेट हो गया है। ठीक है, अभी इसको हम लोग इसके हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो एप्लीकेशन है फिर से हम लोग रन करते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो हम लोग को मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
ऐप ओरिजिन और जो भी वैल्यू हम लोगों ने पास किया था वो हम लोग को अभी मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल टर्मिनल के अंदर ही हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सिंटेक्स है आप नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आप गूगल के अंदर लिखोगे पाइथन उसके बाद फ्लैश कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा लिखोगे तो जो पहली लिंक आएगी उसको आपको ओपन करना है। तो इसके अंदर पाइथन फ्लैश के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो बैश है मतलब आपका अगर लिनक्स ओएस होगा तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से कर सकते हो। पावर शेल मतलब विंडोज़, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से सिंटेक्स है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया था। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन के अंदर आ जाते। तो अभी मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे रन किया तो मुझे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुझे मिल गया। ठीक है, तो उसको मैं कुछ इस तरीके से मेरे एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ और ये जो सिंटेक्स है वो सीधा मैं कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जब मैं प्रोडक्शन में डालूँगा मतलब सर्वर के अंदर डालूँगा तब मुझे यहाँ पे जो मेरा app.py है इसके अंदर मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं सर्वर के अंदर क्या करूँगा तो कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट कर दूंगा तो उसको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसका मतलब मेन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो मेन गोल है यही है कि हम लोग को बार बार कोड के अंदर चेंज नहीं करना पड़े। हम लोग जो भी वैल्यू है कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू वो हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ही कुछ इस तरीके से पास करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके अंदर एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो इसको मैं एक्चुअली पहले प्रोसेस बंद कर देते, फिर यहाँ से मैं टर्मिनल डिलीट कर देता हूँ, मतलब जो टर्मिनल का सेशन है वो एंड हो गया। अभी मैं फिर से यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो कंट्रोल बैककोड जो है कि आप यूज़ कर सकते हो टर्मिनल ओपन करने के लिए। और इसके अंदर अभी मैं जाता हूँ मेन फोल्डर के अंदर। अभी हम लोग रन करते हैं तो अभी क्या होता है देखते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हम लोग को इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं मिल रहा है क्योंकि वो हम लोगों ने पिछले टर्मिनल के अंदर एक्सपोर्ट किया था। अभी इसके अंदर वो वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर हम लोग को बार बार एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो वो एक्सपोर्ट ना करना पड़े इसलिए ये जो वैल्यूज़ होती है इसको हम लोग एक फाइल के अंदर रखते हैं। तो वो फाइल का नाम है तो पहले हम लोग इसके अंदर फाइल बना लेते हैं। तो ये जो मेन फोल्डर है उसके बाहर आपको बनाना है, जहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी वहाँ पे आपको फाइल बनाना है। और फाइल का जो नाम है वो कंपलसरी आपको रखना है .env। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके अंदर मतलब सेटिंग होता है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हो जैसे Node.js हुआ, जावास्क्रिप्ट वाला जो एप्लीकेशन हुआ, या फिर अभी हम लोग पाइथन फ्लैश सीख रहे हैं, अगर आपको जो इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट करना होगा तो उसके लिए हम लोग .env करके फाइल बनाते हैं। इसको कुछ दूसरा नाम मत दे देना, .env आपको रखना है। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ स्टॉप। और इसके अंदर से अभी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके अंदर वैल्यू, तो फिलहाल वैल्यू में यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे रख देता हूँ। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं तो क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को अभी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो .env फाइल के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप .env फाइल के अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसको चेंज करके देखते हैं। जैसे मैं इसके अंदर रख देता हूँ 3000, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होगा क्योंकि वो जो .env फाइल है वो हम लोगों ने git ignore के अंदर भी रखा हुआ है और उसको वो ट्रैक नहीं करता है। तो इसको आपको स्टॉप करके फिर से रन करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3000, तो यहाँ पे भी वो लेटेस्ट वैल्यू ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपके मतलब आपके केस में अगर ये जो .env है इसके अंदर से वो कॉन्फ़िगरेशन ना ले रहा हो तो उस केस में हम लोग को जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है पोइट्री। उसके बाद ऐड लिखो और उसके बाद आपको जो पैकेज है उसका नाम लिखना है, तो वो है .env। ठीक है, तो जो पुराने एप्लीकेशन अगर आपका पाइथन का वर्जन पुराना होगा या फिर फ्लैश का वर्जन अगर पुराना होगा तो उस केस में शायद ये जो .env है इसकी वैल्यू डायरेक्टली आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो उस केस में ये जो python-.env है ये पैकेज आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अगर नहीं काम करेगा तो उस केस में आपको ये पैकेज यूज़ करना है, याद रखना। तो यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो गया और पैकेज फाइल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे python-.env करके इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इन शॉर्ट .env फाइल के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्टोर कर सकते हैं। और app.py के अंदर सिंपल os.getenv लिखो और उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप पुराना तरीका बोल सकते हो जिसके अंदर
डायरेक्टली हम लोग इसके अंदर मतलब .env के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करते हैं और उसको जो हमारा कोड है उसके अंदर डायरेक्टली ये जो OS वाला जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करके डायरेक्टली यहाँ से कुछ इस तरीके से गेट करके हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो अभी जो लेटेस्ट फ्लैस्क है इसके अंदर हम लोग ऐसा नहीं करते डायरेक्टली। इसके अंदर उन लोगों ने मतलब जो पाइथन फ्लैश जिन्होंने भी बनाया होगा तो उन लोगों ने कुछ हम लोग को सेटिंग्स दिया हुआ है अलग से, तो वो सेटिंग्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप पूरा रीड कर सकते हो। तो इसको मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इन शॉर्ट इसके अंदर हम लोग एक config.py करके आप फाइल बना सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हम लोग बनाते हैं क्लास। तो इसके अंदर मैं दो क्लास बनाता हूँ। एक है प्रोडक्शन config और इसके अंदर मैं जैसे स्टोर कर देता हूँ app_origins और इसके अंदर http://localhost और इसके अंदर 500 और इसके अंदर और एक मैं जैसे की स्टोर कर देता हूँ। तो जैसे मैं रख देता हूँ debug और इसकी वैल्यू में रखता हूँ फॉल्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन में हम लोग कभी भी डिबग मोड में नहीं रखते, तो डिबग में फॉल्स कर देता हूँ। और उसी तरीके से और एक क्लास बनाता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ डेवलपमेंट और इसके अंदर डिबग होगा ट्रू और ऐप ओरिजिन यहाँ पे हम लोग फिलहाल रख देते हैं सॉरी इसके अंदर 550 रखते हैं और इसके अंदर मैं रख देता हूँ abc.com। ठीक है, और ये जो दो क्लास हम लोगों ने बनाए इसको हम लोग कर देते हैं एक्सपोर्ट। तो इसके अंदर मैं और एक की ले लेता हूँ config और उसके अंदर से हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं जैसे पहले प्रोडक्शन। तो इसके अंदर प्रोडक्शन वाला जो क्लास है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट और इसके अंदर डेवलपमेंट वाला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि जब हम लोग बड़े बड़े एप्लीकेशन जब बनाते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर तो आप यहाँ पे हम लोगों के पास फिलहाल तो यहाँ पे 2 की है, लेकिन हम लोग जो बड़े एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर बहुत सारी सेटिंग होती है और वो जो सेटिंग है उसको पास करने के बाद हम लोग को कुछ प्रोग्रामिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में ये जो config.py है ये हम लोग को काम आता है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी वैल्यू है उसको हम लोग डायरेक्टली जो OS जो लाइब्रेरी है उसका यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो os.getenv और इसके अंदर फिर से origins करके कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो OS है इसको आपको इंपोर्ट करना नहीं भूलना है। तो इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और इसको मैं निकाल देता हूँ। इसको हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मतलब जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उस केस में हम लोग अलग से config.py फाइल बनाते हैं। तो मैंने खास करके आपको बोला कि ये फाइल आपको कब यूज़ करना है, जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो। और आपको कॉन्फ़िगरेशन गेट करने के बाद कुछ ना कुछ हम लोग को उसके अंदर ऑपरेशन करने होते हैं, तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी कुछ इस तरीके से हम लोगों ने config.py यूज़ किया। ठीक है, तो अभी इसको जो है उसको हम लोग app.py के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो ये जो config.py है उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मेन हमारा फोल्डर पैकेज का नाम और उसमें से हम लोग को इंपोर्ट करना है config। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने config को एक्सपोर्ट किया, उसी को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे आएगा फ्रॉम, इसको हम लोग करते हैं सेव। तो अभी जैसे ही आप यहाँ पे ऐप इनिशियलाइज करोगे इसके जस्ट नीचे आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेटिंग कर देना है। तो इसके अंदर हम लोग को एक config वेरिएबल मिलता है app.config और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप किसी फाइल में से ले सकते हो, ऑब्जेक्ट में से ले सकते हो। ठीक है, तो अभी ये जो config है ये हम लोग को यहाँ से ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट मतलब गेट करने से पहले हम लोग जो ऐप का जो मोड है उसको हम लोग गेट कर लेते हैं app_mode। तो ये जो है वो डायरेक्टली हम लोग जो OS लाइब्रेरी है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐप का जो मोड है वो हम लोग को डायरेक्टली फेच करना है। तो ऐप मोड हम लोग इसमें से ही पास करेंगे app_mode और इसके अंदर मैं रख देता हूँ फिलहाल
डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो होगा क्या, तो हम लोग यहाँ से डेवलपमेंट पास करेंगे, फिर वो config.py के अंदर यहाँ पे फाइंड करेगा प्रोडक्शन या डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट मिला तो उसके बाद डेवलपमेंट वाले सारे सेटिंग हम लोग को मिल जाएगा। तो ये हमारा मेन फ्लो है। तो इसके अंदर अभी मैं लिख देता हूँ app_mode, तो हम लोग को मोड मिल गया। अभी इस मोड का यूज़ करके हम लोग config फैच कर लेते हैं। तो उसका मैं फिलहाल नाम रख देता हूँ config_props और config, और इसमें से फिलहाल तो मैं यहाँ पे गेट फंक्शन यूज़ करता हूँ और इसके अंदर पास कर देता हूँ ऐप मोड। ठीक है, तो समझो ऐप मोड के अंदर मैंने यहाँ से डेवलपमेंट पास किया, तो डेवलपमेंट उसको यहाँ पे मिलेगा। ऐप मोड के अंदर डेवलपमेंट स्टोर हो गया। उसके बाद config में फिर यहाँ पे क्या पास होगा, डेवलपमेंट, तो वो जाएगा config.py में ढूंढने और इसके अंदर डेवलपमेंट, और इसमें से हम लोगों ने क्या रिटर्न किया, तो डेवलपमेंट config क्लास। तो इन शॉर्ट डेवलपमेंट config क्लास के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, तो वो स्टोर होगा app.config के अंदर। तो अभी आपको यूज़ करना है app.config, और इसके अंदर हम लोग को एक फंक्शन मिलता है, उसका नाम है from_object। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में से अभी हम लोग वैल्यू ले रहे, तो इसके अंदर config_prop कुछ इस तरीके से आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो os.getEnv का आपको यूज़ नहीं करना है, तो हम लोग अभी क्या यूज़ करेंगे, इसकी जगह पे app.config और उसके बाद कुछ इस तरीके से की फॉर्मेट में आपको लिखना है डिक्शनरी। ठीक है, तो ये जो config है, ठीक है, उसके अंदर app.origin वो फाइंड करने जाएगा, तो उसको app.origin कौन सा मिलेगा, जो हम लोगों ने यहाँ से पास किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा क्योंकि os.getEnv है वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हम लोग ये config.py की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जैसे बोला कि जो बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं उनके अंदर ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाली जो प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो उस केस में हम लोग को ये अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जब आप कोई कंपनी के अंदर काम करोगे, फ्लैश प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे, तब आपको फिर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और इसी की आपको प्रैक्टिस करना है config.py की। ठीक है, तो ये आपको आगे जाके काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसको हम लोग करते हैं सेव, और app.origin यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या प्रिंट होता है। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, तो .env के अंदर इन शॉर्ट हम लोगों ने जो लिखा होगा वही यहाँ पे मिलेगा, तो आप देख सकते हो 3000। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो ऐप मोड है, सॉरी config.py के अंदर जाते हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने इसके अंदर डिबग फॉल्स लिखा था और इसके अंदर डिबग ट्रू लिखा था। ठीक है, तो अभी जो env है उसके अंदर ऐप मोड क्या है, डेवलपमेंट, तो config के अंदर जाएगा, डेवलपमेंट के अंदर जाएगा, और डिबग उसको क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग डिबग को प्रिंट करके देखते हैं। तो ये जो प्रिंट है इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिबग, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ डिबग, और इसको करते हैं सेव। तो आप देख सकते हो डिबग यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, क्योंकि ऐप मोड हम लोगों ने क्या पास किया है, डेवलपमेंट। अभी इसको मैं चेंज कर देता हूँ प्रोडक्शन, और इसको हम लोग को फिर से रन करना पड़ेगा क्योंकि .env फाइल में हम लोगों ने चेंज किया। तो फिर से रन करते हैं, तो डिबग फॉल्स आना चाहिए। तो आप देख सकते हो डिबग आ रहा है यहाँ पे फॉल्स, मतलब जो हम लोगों ने यहाँ से जो मोड पास किया तो उसके हिसाब से वो प्रॉपरली यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हैंडलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो OS वाला जो तरीका बताया वो भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे बोला कि हम लोग जो प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर जब आप काम करोगे तब आप कौन सा तरीका यूज़ करोगे। ठीक है, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ, हर एपिसोड के अंदर मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इसीलिए आपको ये जो config.py वाला जो है वो तरीका आपको यूज़ करना है, तो वो आप आगे जाके आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब मैंने अभी जो भी आपको 2-3 तरीके बताए सबकी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी हम लोग को काम आ जाती है। ठीक है, और मास्टर वही होता है जिसको सारी चीज़ें पता होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, तो मास्टर बनना है तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी आपको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जो भी आपको सेटिंग मिल रहा होगा उसको जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है वहाँ पे सिंपल वो पास कर दो। ठीक है, स्टैटिक वैल्यू आपको कहीं पे भी रखना नहीं एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, जहाँ जहाँ कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे सिंपल यहाँ से फिर यहाँ इसमें पास करो, फिर app.py के अंदर गेट करो, और कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है।
और फ्रेंड इसके अंदर और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जब भी हम लोग ये जो config.py वाला जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो आप देख सकते हो app.config करके हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। तो ये जो ऐप ऑब्जेक्ट है वो हम लोग को हर एक फाइल के अंदर नहीं मिलता है। तो अभी तो हमारी एक ही फाइल है app.py और दूसरी है config.py, लेकिन जैसा जैसे हमारा प्रोजेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारे मॉडल बनेंगे, फोल्डर्स बनेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग कॉन्फ़िग कैसे यूज़ करें तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं अभी इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ utils.py, इसके अंदर एक फंक्शन में बना लेता हूँ सिंपल, जैसे मैं उसका नाम रख देता हूँ टेस्टिंग, और इसके अंदर अभी हम लोग को प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन की जो वैल्यू है, डिबग की वैल्यू हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे ऐप ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो और वो ऐप ऑब्जेक्ट जो है वो अगर आप चाहो तो ये जो app.py है उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, ठीक है, वैसा नहीं करना है आपको। जो सही तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यूज़ करना है फ्लैश लाइब्रेरी का, और उसमें से आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम है करंट ऐप। तो सिंपल जहाँ पे भी आपने ऐप यूज़ किया होगा तो उसकी जगह पे आपको लिखना है करंट ऐप, ठीक है। तो अभी ये जो फंक्शन है वो हम लोग app.py के अंदर यहाँ पे हम लोग को उसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग util को इंपोर्ट कर लेते हैं main.utils इंपोर्ट, और उसके अंदर फंक्शन है हमारा टेस्टिंग, और यहाँ पे इनिशियलाइज होने के बाद, ठीक है, config.get from object ये सब होने के बाद हम लोग वो जो टेस्टिंग फंक्शन है यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं, और ये जो डिबग है इसको हम लोग रहने देते हैं और फाइल के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग, एक्चुअली यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम टेस्टिंग डिबग, ठीक है, मतलब टेस्टिंग फाइल में से डिबग प्रिंट हो रहा है ऐसा। इसको हम लोग करते हैं सेव और रन करके देखते हैं। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, फिर से हम लोग रन करते हैं। कुछ एरर हम लोग को यहाँ पे दे रहा है कि आप ये जो ऑपरेशन है, मतलब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से फंक्शन नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि अभी हमारा प्रॉपर फ्लैश एप्लीकेशन के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो सिंपल आपका जो app.py है इसके नीचे जाओ, और इसके नीचे आपको जो ऐप का जो कंटेक्स्ट है वो पहले आपको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यही से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अंदर जो टेस्टिंग फंक्शन है उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। इन शॉर्ट एप्लीकेशन इनिशियलाइज होने के बाद फिर यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होता है, जैसे डेटाबेस इनिशियलाइजेशन करना, ठीक है, तो वो सारे ऑपरेशन हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सिंपल जो हम लोगों ने टेस्टिंग फंक्शन बनाया उसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, और फिर यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो डिबग फॉल्स आ रहा है। उसके बाद जो टेस्टिंग वाली फाइल है, जो फंक्शन बना है उसमें से भी हम लोग को प्रॉपरली अभी यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से अगर जो आपकी दूसरी फाइल होगा उसके अंदर फ्लैश में से करंट ऐप आपको इंपोर्ट करना है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अभी मैंने आपको जितनी भी टेक्निक सिखा उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उसके बाद ही आपको आगे वाला एपिसोड समझ में आएगा। और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो, और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, तो उसके अंदर आपको ये जो पाइथन फ्लैश वाली प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको पाइथन स्टार्टिंग से बेसिक से सीखना है तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है, टेलवाइन CSS, बूटस्ट्रैप CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। अगर आपको मतलब एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से कोड सीखना है तो एपिसोड 1 से आप स्टार्ट कर सकते हो, और ये जो प्लेलिस्ट है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब मेरा जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी कोडिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उन सभी के साथ आप ये जो मेरे सारे ट्यूटोरियल है वो ज़रूर शेयर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।